मैं हूं आंचल आनंद। सुबह के 9 बज चुके हैं। आज बड़ा दिन है। बीजेपी आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र जारी करेगी। दिल्ली के होटल अशोक में खुद प्रधानमंत्री संकल्प पत्र जारी करेंगे। उनके साथ पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के अलावा बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता मौजूद रहने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि 5 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों के साथ ही कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो आज करीब 11 बजे ये माना जा रहा है कि संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी। और 2014 का जो संकल्प पत्र था, किस तरह से अच्छे दिन के वादे, इरादे और उम्मीदों का वो वक्त था जब मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ लौटी थी। और अब क्या ये वो संकल्प पत्र होगा जो आज 11 बजे बीजेपी जारी करने वाली है, जो इस बार 2019 के लिए उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो 11 बजे ये घोषणा पत्र जो है, ये मैनिफेस्टो है, बीजेपी रिलीज करेगी। अशोका होटल में प्रधानमंत्री मोदी इस मैनिफेस्टो को रिलीज करने जा रहे हैं और उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और देखना यही होगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद ये बीजेपी का जो संकल्प पत्र आने जा रहा है, वो किस तरह से जो तमाम चीजें कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिनका उल्लेख किया है, जो वादे किए हैं, जो प्रॉमिसेस किए हैं, उसका जवाब देगी। अब हम आपको बता रहे हैं कंपैरेटिव एनालिसिस 2014 का घोषणा पत्र में क्या लिखा गया था और 2019 में क्या है। राम मंदिर बनाने का जिक्र 2014 में था। युवा और महिला सशक्तिकरण पर जोर दे सकती है इस बार 2019 में। अल्पसंख्यकों को समान अवसर देने का वादा किया गया था 2014 में। वहीं 2019 में रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। 2014 में गांव को इंटरनेट से जोड़ने का वादा किया गया था। पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड इसमें देने की उम्मीद है 2019 में। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राष्ट्रवाद का मुद्दा, नेशनलिज्म का मुद्दा किस तरह से हावी रहा है पिछले कुछ समय के चुनाव प्रचार में, उस संदेशा लगाया जा सकता है कि इस घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र जरूर रहने वाला है। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कोई डॉक्ट्रिन हो सकता है इसमें, इस पर हम सबकी नजर रहने वाली है। और हमारी बड़ी कवरेज लगातार आज जारी रहेगी बीजेपी के इस मैनिफेस्टो लॉन्च में। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा और इस दौरान सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में जयराम विप्लव जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनीष अवस्थी, मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जयराम जी, मुझे ये बताइए, 2014 में अच्छे दिन का वादा था आपके मैनिफेस्टो में, इस बार आपके पिटारे से क्या निकलेगा? 2 बड़ी बातें। देखिए, सबसे पहली चीज मैं यहां से शुरुआत करना चाहता हूं। 2014 में यही अवसर था जब प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने 3 कस्में उन्होंने जनता के सामने खाई थी। उन्होंने कहा था कि देश को आगे ले जाने के लिए जो भी मैं वादे करूंगा और जो जिम्मेवारी देश की जनता मुझे देगी, उसके लिए परिश्रम करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने ये करके दिखाया। आज तक पिछले 5 वर्षों में 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली और अनथक परिश्रम करके देश को आज विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आर्थिक ऊंचाई पर ले जाने का काम उन्होंने किया है। दूसरा वादा उन्होंने किया था कि मैं कभी अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। तो देखिए, वो भी उन्होंने करके देश को, दुनिया को दिखाया। सीएम रहते जो पैसे उनके जमा थे, उसको उन्होंने अपने वहां के ऑफिस के कर्मचारियों की बेटियों की पढ़ाई के लिए दे दिया था। पीएम रहते जो पुरस्कार और उनको उपहार वगैरह मिलते थे। जयराम जी, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। जयराम जी, देश का भला, ये तो देश क्या करने जा रहे हैं? मैंने 2 बड़ी बातें बताई। मैंने कहा कि 2 बड़ी बातें बता दीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। देखिए, जो भी आज 11 बजे जो भी घोषणा होगा, संकल्प पत्र के माध्यम से देश के सामने एक संकल्प आएगा और देश के 130 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदों को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की पूरी कोशिश हमारी पार्टी की इस संकल्प पत्र 2014 के मैनिफेस्टो में अच्छे दिन का वादा था, अब और अच्छे दिन का वादा होने जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या न्याय पर भारी पड़ेगा नेशनलिज्म बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में? क्या खबरें छन छन कर आ रही हैं आपके पास? बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन इसके साथ एक और चीज आपको बता दूं,
पूरे की पूरे घोषणा पत्र पर हिंदुत्व की छाप आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। बीजेपी ने पूरी तरीके से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की इसमें कोशिश भी की है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें राम मंदिर बनाने की बात कही जा रही है। जी हाँ, चाहे कोर्ट के फैसले से जनभावनाओं के अनुरूप कहा गया है, लेकिन राम मंदिर का जिक्र इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया। साथ ही साथ अयोध्या, मथुरा, काशी, इसके लिए एक स्पेशल कॉरिडोर की घोषणा की है, जहां पर मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही थी वो था जॉब। जी हाँ, जॉब सेक्टर में मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही थी, तो जॉब के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। 5 नई बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। इसमें किस तरीके से पिछले घोषणा पत्र को इंप्लीमेंट किया उसकी पूरी की पूरी जानकारियां दी जा रही है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है, उसके लिए जो उपाय किए इन्होंने, कठोर उपायों की घोषणा पत्र में देखने को मिलेगी। कई सारे बड़ी ऐसी योजनाएं होंगी, ऐसी घोषणाएं होंगी जिससे कि आपको लगता है कि बीजेपी को वोटों का फायदा दिखेगा सीधे सीधे 2019 में। संजय, एक बहुत स्पष्टीकरण आपसे जानना चाहूंगी। हमने देखा था कि मेंशन तो 2014 में भी अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का किया गया था। आप कह रहे हैं कि उससे स्टेप फर्दर जाकर, यानी कि आगे बढ़कर न सिर्फ हिंदुत्व की छाप दिखेगी बल्कि अयोध्या का भी उस हिसाब से जिक्र किया जाएगा, राम मंदिर को किस तरह से बनाया जाएगा ये पॉइंटर्स होंगे, और साथ ही साथ ये मान लिया जाए कि सबका साथ सबका विकास का जो 2014 में नारा दिया गया था उससे थोड़ा हार्डन्ड हिंदुत्व की परिभाषा इस मैनिफेस्टो में दिखेगी। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये जो बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा इसमें पूरी तरह से हिंदुत्व की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। राम मंदिर पर बीजेपी बढ़ के बात कर रही है, जन भावनाओं की बात कर रही है कि देश की जन भावनाओं के अनुरूप राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी इंटरव्यू दिए, हर इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा कि पूरा देश चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। उसी का जिक्र बीजेपी इस घोषणा पत्र में भी करने जा रही है। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा ये तो पहले भी कहते रहेगी, लेकिन इस बार स्पष्ट रूप से बीजेपी पहली बार अपने चुनावी घोषणा पत्र में साफ करेगी कि किस तरीके से कोर्ट के फैसले के बाद जनभावनाओं के अनुरूप अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, अयोध्या में किस तरीके का विकास होगा। अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों को जोड़ दिया है। जी हाँ, तीनों को जोड़ करके समग्रित एक पूरा समन्वित प्लान बनाया बीजेपी ने। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर आपने दिया, आप हमारे साथ बने रहिए। मनीष भाई, तो एक हार्डन्ड हिंदुत्व की छाप दिखेगी यहाँ पर, जिस तरह से संजय भाई भी बता रहे थे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, अब उसके एक हफ्ते बाद ये घोषणा पत्र आने जा रहा है, काफी चीजें रिविजिट करने की जरूरत पड़ी भाजपा को, अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी पड़ी? देखिए, ये देखा देखी की बात है आंचल, और ये बीजेपी भी चाह रही थी कि कांग्रेस पहले अपना कर ले, कौन पहले कौन बाद में वाली स्थिति में। लेकिन बीजेपी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को जन आवाज हम निभाएंगे, जो उनकी टैगलाइन है, उसको लेकर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन हाँ, उसमें हिंदुत्व और ये सारी बातें साफ तौर पे नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसी ध्रुवीकरण को लेकर पिछले दिनों मनीष भाई, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, हम दुरुस्त करते हैं। जयराम जी, मुझे ये एक बात बता दीजिए कि चिदम्बरम साहब जो कि अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के 2019 के, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा है कि भाई हम न्याय की स्कीम लेकर आए, आप हिट विकेट हो गए। ऐसा बाउंसर था कि आपको अपना पूरा का पूरा मैनिफेस्टो रीड्राफ्ट करना पड़ा, इसीलिए आपकी लेट लतीफी हुई और 48 घंटे पहले, जो पहला फेज है वोटिंग से 48 घंटे पहले के करीब आप अपना मैनिफेस्टो डाले हैं। जवाब देखिए, देश की जनता को कांग्रेस की धोखेबाजी पर आज पूरा एतवार है, वो उस पर कोई भरोसा उनको नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी का ही मैं उदाहरण आपको देता हूँ। मैंने वो सवाल ही नहीं पूछा, क्या आपने अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज की, आपको अपना मैनिफेस्टो रीड्राफ्ट करना पड़ा, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। फिर लेट क्यों हुए? ये तो अब पार्टी में तय होता है ना, घोषणा पत्र समिति है हमारी, तो उसके अंदर ये संकल्प पत्र समिति ने तय किया कि उनको कब करना है, क्या करना है। नेताओं मतलब टाइम नहीं मिला आपको? प्रधानमंत्री जी का भी समय चाहिए होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी समय चाहिए होता है, और पूरे देश में उनको घूम करके अभी चुनाव में काम करना पड़ रहा है। तो सारे नहीं, वो बात ठीक है। देखिए, पिछली बारी देखिए मुरली मनोहर जोशी जी हेड थे मैनिफेस्टो कमेटी के, फिर वो मार्गदर्शक मंडल में गए। इस बारी तो उनका टिकट कट गया तो खासे नाराज है, वो अलग बैठे हुए हैं ना। तो उन्होंने कहा था कि हमने वेबसाइट बनाई है जिसमें देश भर से हमने आइडियाज मंगवाए, सजेशंस मंगाए और मैनिफेस्टो तैयार किया। इस बार किस तरह की तैयारियां आपने की, इसलिए लेट हुए क्या? मुझे जानना चाहती हूं। आपने भी पिछले दिनों कवरेज में देखा होगा, अपने यहाँ, आपके यहाँ भी संजय जी लगातार कवरेज करते रहते हैं। वो भारत के मन की बात एक कार्यक्रम पिछले महीने लॉन्च हुआ था। और
उस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के चौक चौराहों, स्कूल, कॉलेजों और तमाम डब्बे रखे गए थे। हाँ, डब्बों में हमने सुझाव आमंत्रित किए। उन सारे सुझावों को ड्राफ्ट किया गया, एडिट किया गया, उसको मतलब लोगों ने बैठ करके तय किया उसमें क्या सुझाव आने चाहिए, क्योंकि लाखों सुझावों में से संकल्प पत्र में सारी बातें नहीं आ सकती। तो उस पूरे ड्राफ्ट को अच्छे से तैयार करके संकल्प पत्र समिति के जो सारे मेंबर्स थे उन्होंने उसको पढ़ा, देखा और एक अच्छा संकल्प पत्र आज देश के सामने 11 बजे आएगा। अच्छा, अजय उपाध्याय जी हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जयराम जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो ये भी जानना चाहूंगी इस बारी संकल्प पत्र जो बना रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन लोग हैं और उनके पास किस किस्म की इनपुट्स आई, वो तो आपने बताया। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनका इसमें योगदान रहा है? मैं खाका जानना चाह रही हूँ, स्ट्रक्चर क्या रहा? नहीं, सारे लोग हैं। राजनाथ सिंह जी प्रमुख हैं इसके और तमाम लोग, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी और जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो सारे लोगों का योगदान इसके अंदर है। और पूरे देश भर में मुख्य रूप से अगर कहिए तो इस संकल्प पत्र में जनता का बहुत बड़ा योगदान अच्छा, मतलब 2014 में आपने अपने मन की बात, मैं ये मानूं जयराम जी, 2014 में आपने अपने मन की बात कही थी, 2019 में आपने लोगों की मन की बात को इनकॉर्पोरेट किया है। पिछली बार भी आपने भी स्वयं बताया कि वेबसाइट के माध्यम से सुझाव लिए गए थे, लेकिन इस बार का कैंपेन थोड़ा बड़ा था। अच्छा, कैंपेन थोड़ा बड़ा था। मनीष भाई, क्या यही कारण है जो लेट लतीफी है? वैसे ये ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास 2004, 2009, 2014, 2019 का अब भी अगर देखा जाए, हमेशा ही जो बीजेपी का संकल्प पत्र मैनिफेस्टो आता है वो थोड़ा कांग्रेस से लेट आता है। तो इस बार तो खास तौर से जब अब चिदम्बरम जी ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि हमने बाउंसर मारा न्याय का, तो इनके पास जवाब नहीं था, इनको रीड्राफ्ट करना। आपको लगता है कि कुछ रीड्राफ्टिंग स्ट्रेटेजिक लेवल पे हुई है, बीजेपी के अंदर मंथन भी हुआ है जो लेट आ रहा है? बिल्कुल, एक तरह से अगर ये समझे राजनीतिक तौर पर, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जो होता है, वचन पत्र, ये लोग संकल्प, जन आवाज हम निभाएंगे, ये सारी बातें पार्टी की रणनीतिक दिशा तय करती है कि पार्टी किस ओर जा रही है। अभी हम संजय से बात कर रहे थे, संजय ने साफ तौर पर कहा कि हिंदुत्व की छवि साफ तौर पर दिखेगी। तो ये जो ध्रुवीकरण वाली बात है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अब जान गई है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो खाई है वो ध्रुवीकरण से ही पार्टी जा सकती है। उसको लेकर संजय जिस हिसाब से कह रहे थे वो चीज झलक नजर आएगी। लेकिन आजकल चूंकि सुबह का वक्त है, सुबह सुबह की हमारी पहली चर्चा और बहस है, इसमें मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि यूनाइटेड नेशंस की है कि सबसे खुशहाल देशों में भारत कहां। हैरानी होती है कि जिस संकल्प पत्र और अच्छे दिन आएंगे, 2018 की अगर तुलनात्मक दृष्टि देखें तो 156 देशों में से भारत 133वें नंबर पर है खुशहाल देशों में। अच्छे दिन आ गए, बिल्कुल अच्छे दिन। लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि अच्छे दिन तो पिछले फिर 72 साल की बात होनी चाहिए और 72,000 गरीबी पर वार ही हो रहा है इस बार भी। तो अजय उपाध्याय जी, मुझे एक लाइन का कमेंट दे दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, उसके बाद आप अपनी पूरी बात कहिएगा। एक लाइन में बीजेपी के संकल्प पत्र पर आपकी पहली प्रक्रिया। देखिए, बीजेपी 2014 में जिस तरह से संकल्प पत्र के नाम पे जुमला पत्र डाली थी, निश्चित तौर पे इस बार भी कहीं न कहीं वही जुमले हैं। यदि संकल्प पत्र इनको पुनः घोषणा पत्र डालनी है तो 2014 वाला उठा के डाल दें और पूछ ले खुद से अपने अंतर्मन से कि 2014 में जो जो वादे किए थे अपने संकल्प पत्र में उसमें कितना पूरा हुआ। 100 दिन में काला धन आना था, आ गया। स्मार्ट सिटी में हम सब रह रहे हैं, बुलेट ट्रेन चल गई। अब कौन सा नया संकल्प? ये कैसा वो आपके वाले जैसे 71 से अभी तक आप गरीबी पे अटके हुए हैं। हमारा उसका कोई मतलब नहीं है। अजय जी, मनमोहन सिंह जी का याद करिए जो मुंबई को शंघाई बनाने की बात हुई थी। क्वेटा भी तो बन रहा था, क्वेटा नहीं बन रहा था सर, क्वेटा नहीं बन रहा था, क्योटो बन रहा था। आप क्या कह रहे हैं महोदय? क्वेटा कहाँ है? क्वेटा कहाँ है? क्योटो बना रहे थे वाराणसी को, क्वेटा नहीं बना रहे थे। क्वेटा छोड़ो भैया, क्वेटा में जितना आतंकवाद है दुनिया में कहीं पर नहीं है। अरे सर, रिकलेक्ट योर थॉट्स। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ये गहमा गहमी तो जारी रहेगी क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो बस कुछ ही देर में अब लॉन्च होने जा रहा है। इस बड़ी खबर पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी है, कहीं नहीं जाइए। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। ये मच्छर भी ना, अरे कहाँ चले? लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलेंगे। 9:30 से 10:15 बजे के बीच में ये मुलाकात होगी। संकल्प पत्र जारी होने से एन पहले ये मुलाकात होगी। ये बहुत बड़ी खबर आ जाती है। 2014 की तस्वीरों को याद कीजिए, जब एक साइड पे मुरली मनोहर जोशी जो कि हेड थे उस वक्त मैनिफेस्टो कमेटी के, बैठे हुए थे, अध्यक्ष थे उस वक्त मैनिफेस्टो कमेटी के, खड़े हुए थे। बीच में प्रधानमंत्री मोदी थे, राजनाथ सिंह उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे और लालकृष्ण आडवाणी एक तरफ थे, सुषमा स्वराज एक तरफ थी। लेकिन इस बार
मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी दोनों ही नाराज हैं। अब ऐसे में उनको क्या लास्ट मिनट पे मनाने की कोशिश हो रही है, जिस वजह से अमित शाह आज करीब 9:30 से 10:15 बजे तक उन लोगों से मुलाकात करेंगे और ये चुनाव का संकल्प पत्र रिलीज होने से एन पहले ही होने जा रहा है। रूठों को मना रहे हैं जयराम जी? बिल्कुल नहीं, यह तो हमारे भारत की परंपरा है। किसी भी शुभ कार्य से पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे उनकी बात नहीं सुनते, आशीर्वाद बिल्कुल सुनते हैं ना, उनकी सारी बातें सुनते हैं। उन्होंने आज तक जो भी कहा, हम तो उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, एक लंबी श्रृंखला है हमारे नेतृत्व करने वालों की, और उन्हीं की कही हुई बातों पर तो आज भारतीय जनता पार्टी अमल कर रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, उनकी कही हुई बातों पर अमल कर रही हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि हमारे जमाने में आडवाणी जी ने कहा कि हम भी विपक्ष को कभी भी एंटी नेशनल नहीं बुलाते थे। तो ये भी खिंचाई उन्होंने भाजपा के लिए नहीं कहा, उन्होंने सारे दलों के लिए एक सामान्य राजनीतिक बात की। नहीं, पाकिस्तान तो आप ही के लोग रहते हैं ना, पाकिस्तान तो आप ही के नेता गिरिराज सिंह, उन्होंने तो सारे लोगों के लिए कहा कि विरोधी होने का मतलब ये नहीं है। चलिए ठीक है, आज आपका बड़ा दिन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। माफ कीजिएगा मनीष भाई, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, फिर आप लोग अपने कमेंट्स कीजिएगा इसके ऊपर। ये आइए कि 9:30 से 10:15 बजे के बीच में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लालकृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी से मुलाकात करेंगे। बहरहाल हमारी संकल्प पत्र से जुड़ी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। इस दौरान हमारे साथ निमिष कुमार, जो कि एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी जुड़ गए हैं। अजय उपाध्याय जी ब्रेक से पहले कह रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, बीजेपी का संकल्प पत्र आ रहा है। सर, आपके दिल में थोड़ा सा डर है कि लास्ट मिनट पे मोदी जी को आदत है आखिरी ओवर में छक्का मारने की? नहीं, जुमले तो जरूर पढ़े जा सकते हैं, लेकिन इससे कोई हमको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देश के लोग जुमले को समझ चुके हैं। जिस तरह पिछली बार पढ़ा गया था, पार्टी के नाम पर काली कमाई रुकेगी, नेताओं को जेल डाला जाएगा, बैंक में जितने लोग जो बैंक की चोरी किया है उसको अंदर डालना था, ये सारी बातें थे। किसानों की आत्महत्या रुक गई, ऐसा भी प्रयास किया था पिछली उसमें। नए वैज्ञानिक प्रयोग की बात हो रही थी, बहुत सारे प्रयोग भी हो चुके हैं। अब कुछ बचा नहीं है इनको, तो पुराना जो संकल्प पत्र है उसी को फिर से कर देना चाहिए। इनको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी होगी, क्योंकि वो सारे मुद्दे जो पिछली बार इन्होंने डाले थे अपने संकल्प पत्र में 2014 के चुनाव, ये बहुत अच्छी बात सारे के सारे हैं, इनको बनाना नहीं पड़ा होगा अलग से, मेहनत नहीं करनी। कट एंड पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल भी बहुत अरसे से चलता आ रहा है मैनिफेस्टोज में, 72 साल से यही चलता आ रहा है। निमिष जी, ये जो ढकोसला पत्र वर्सेस जुमला पत्र की जो ये राजनीति है, ये तो होती आई है, लेकिन आज की तारीख में एक आम जनता के लिहाज से मुझे ये लगता है कि एक तो ये जो भी वादे कर देते हैं, ये कहां से पैसा आएगा ये भी बताएं, उसका पूरा रोड मैप दिया करें। दूसरा, अगर ये झूठ बोलते हैं, ये सारे एफिडेविट पे होने चाहिए, ताकि हम जाकर अदालत के अंदर बोल सके कि इन्होंने झूठा वादा किया। आपको क्या लगता है निमिष जी? मैं देखिए, इंडिया शाइनिंग के दिनों की मुझे याद ताजा होगी, क्योंकि ये एनडीए की सरकार है और ये फिर से अपना इंडिया शाइनिंग टाइप की चीज ला रहे हैं बड़ी सी। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी के पास क्या ऐसे मंत्री हैं जो ये काम कर पाएंगे? 5 साल से हम सरकार कवर कर रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, सरकार वहां से चलती है। लेकिन आपको एक बात बताएं कि नरेंद्र मोदी के पास जो मंत्री हैं वो गिनती के हैं, उंगलियों पर गिन लीजिए। हमें नहीं मालूम, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एम्बेसी में जाते हैं, वहां मालूम चलता है कि मीट योर मिनिस्टर, है ना, मुझे लगता है आप मिनिस्टर हैं, अरे मैं 4 साल से एमओएस हूं भाई। तो ये हालत है। और इन्होंने किया क्या है, सिंपल सा, राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स हैं, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है। अभी जब मैं स्टूडियो आया तो इतनी देर में जो दिल्ली से यहां तक आने में जो ट्रैफिक की हालत देखी, ट्रैफिक वाले आराम से बैठे थे, सब अपनी अपनी जगह अपना चाय नाश्ता कर रहे थे और बाकी लोग फंसे हुए थे। दिल्ली पुलिस में लेकर, पुलिस को लेकर जो एक आम लोगों से जुड़ा है, उसमें राजनाथ सिंह ने 5 साल में क्या कर लिया? कुछ नहीं। सुषमा स्वराज बहुत थोड़े समय के लिए सीएम रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ हालात, मतलब थानों पर जाकर, एक बार पहली बार ऐसा हुआ कि एक सीएम थानों तक गया और उसने किया। बात है करने की, जेटली ने किया, अरुण जेटली ने किया, नितिन गडकरी ने किया, लेकिन ये घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, जो भी पत्र कहिए, इसको लाने वाले मंत्री कौन है? मुझे एक बात बता दीजिए जयराम जी कि ये एक कॉमन सेंसिकल सी चीज है कि आप 5 साल तक सत्ता पक्ष में रहे हैं, तो वनस्पत आगे के वादे करने के लिए, ठीक है, वो आगे का आपका रोड मैप और विजन हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड लानी चाहिए हर मंत्रालय के हिसाब से कि हमने क्या क्या किया है। वो क्यों नहीं आई अभी तक? आंकड़े ही गायब है बहुत सी चीजों को लेकर, नौकरियों को लेकर आंकड़े नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हम अपनी मेमोरी को इतना पीछे छोड़ देते हैं। आप देखिए, ये पहली ऐसी सरकार है, आपको रोकना पड़ेगा जयराम जी, आरजेडी का घोषणा पत्र आपके साथ बड़ा कोइंसाइड कर रहा है, वो रिलीज हो रहा है, वो तस्वीर हमने